अगर कोई मुझे मोटी रकम दे और कहे पंकज जी आप ये वाला अश्लील गाना गाएं, किसी लड़की के कमर में हाथ डाल के डांस करके हिला करके पूरा गाएं, तो मैं भाई मुंबई के लोकल ट्रेन में हारमोनियम बजा के भीख मांग के खा लूंगा, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्रीज के अश्लील गाने गा करके पैसा नहीं कमाऊंगा। संगीत दर्द में भी साथ देता है और आनंद में भी। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा देश के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में संगीत के प्रेमी बहुत सारे होते हैं। जब खुश होते हैं तब भी संगीत सुनते हैं, जब गम में होते हैं तब भी संगीत सुनते हैं, और खासकर म्यूजिक जो लवर होते हैं, जो संगीत प्रेमी होते हैं, वो जब सूफी सुनते हैं तो उसका एक खास वर्ग होता है। और मैं आपको बता दूं कि आज हमारी मौजूदगी फिर से मुंबई में है और हमारे साथ हैं पंकज कर्ण, जो कि सूफी सिंगर हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से ये अपने शोज को और अपने गानों को लोगों के दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम, मैं पंकज कर्ण, आप सभी का टीडी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है और मैं बहुत खुशनसीब हूं कि आज आपके बीच हूं, और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे पारितोष जी का, जिन्होंने मुझे आप लोगों के बीच रखा है और मुझे कुछ कहने का मौका मिला है आपके चैनल के माध्यम से। आइए, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले मैं पूरे टीडी न्यूज़ के श्रोता को हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस इंटरव्यू में, जहां मेरे पारितोष भैया जिन्होंने बिहार से, पटना से आकर के मुझे मुंबई में आप लोगों के बीच कुछ कहने का मौका दिया है। धन्यवाद। सबसे पहले तो पंकज भैया ये बताइए, आप तो मतलब सच में जब शोज करते हैं या फिर गाने हम जब आपका सुनते हैं, तो जो सूफी स्पेशलाइजेशन जो गाना आपका होता है वो सच में लोगों के दिलो दिमाग पे किस कदर हावी है वो तो लोग भी देख सकते हैं और देखते भी हैं। शुरुआत कैसे हुई? मेरी शुरुआत बचपन से ही हुई है। जब मैं पैदा हुआ था, मेरे पापा श्री राम श्रीकन प्रसाद कर्ण मेरे पिताजी भी हैं और हमारे गुरुदेव भी हैं, जिनकी वजह से आज मैं संगीत में कुछ भी हूँ तो आज उनकी वजह से हूँ। तो वो मुझे ये कहते थे कि जब मेरा जन्म हो रहा था उस समय हमारे पापा रामायण गोष्ठी में संगीत यानी भजन गाया करते थे। तो जिस समय रविवार का दिन था जब मेरा जन्म हुआ था और मेरे पिताजी भजन गा रहे थे और संयोग से उसी वक्त मेरा जन्म हुआ, तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी जो भजन गाने की जो उनका जो मेहनत, उनका जो सब कुछ था, वो मेरे दिलो दिमाग में, मेरे शरीर में भगवान का ही देन था और मेरी शुरुआत वहीं से हुई। मैं बचपन से गाता आ रहा हूँ और मैं जब 4 साल का था सबसे पहला भजन मैंने 4 साल की उम्र में गाया है। और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ हमारे जितने भी हमारे गुरुजी हैं, हमारे गुरुतुल्य हैं। माननीय श्री अजीत कुमार लाभ जी हमारे गुरुजी हैं, हमारे गुरुजी ज्योति कुमार त्रियार जी हमारे गुरुजी हैं, और उनके पिताजी श्री अरुण कुमार त्रियार जी वो भी हमारे गुरुजी हैं। तो मैं सभी गुरुजनों को सबसे पहले प्रणाम करते हुए और उनका आशीर्वाद चाहता हूँ। धन्यवाद। पंकज भैया ये बताइए कि अभी जो म्यूजिक में जिस तरीके का एक फ्लैक्चुएशन चल रहा है, जैसे भोजपुरी की बात कर लें, हिंदी की बात कर लें, जो म्यूजिक्स बनते हैं, जो गाने बनते हैं, बनने के बाद तुरंत पता भी नहीं चलता है, वो 10 दिन के बाद फिर वो मिलता नहीं है सुनने को। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं? चूँकि आप एक वेल एस्टैब्लिश्ड सिंगर भी हैं, कंपोजर भी हैं, म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, तो आप इस चीज़ को, और मुंबई में रह के आप मतलब यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो बेसिकली आप बहुत नज़दीक से इस चीज़ को देख पाते होंगे, तो इसमें क्या है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि तूफान जितनी तेज स्पीड से आती है उतनी ही तेज स्पीड से वो चली भी जाती है, और ये मैं नहीं कहता हूँ, ये प्रकृति की देन है। तो जो तूफान की तरह आता है वो तूफान की तरह चला भी जाता है। यही हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में हो रही है। आंधी तूफान की तरह आया, आंधी तूफान की तरह चला गया, उसे 6 महीना साल भर बस लोगों ने जाना समझा, लोगों ने एंजॉय किया, और उस एंजॉयमेंट करने के बाद लोग उसे फिर भूल भी जाते हैं। आज के डेट में किसी भी सिंगर की बात करें, हिंदी इंडस्ट्रीज में भी बात करें, तो जो भी बहुत तेज़ी से आते हैं वो बहुत तेज़ी से चले भी जाते हैं, और आज का यंग जनरेशन जो है वो उसी की तरफ जा रहा है। कहाँ से उनको पब्लिसिटी मिले, कहाँ से वो आगे बढ़ सके, कहाँ से वायरल हो, करना कुछ भी पड़े, कोई मतलब नहीं है उनसे। चाहे वो गलत करना पड़े, चाहे सही करना पड़े, वो हर कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन वो चाहते हैं कि जितनी स्पीड से उनको सफलता मिल जाए। संगीत इतनी आसान चीज़ नहीं है कि आपने किसी स्विच को जलाया
किसी स्विच को ऑन किया और बल्ब जल जाती है, उतनी स्पीड से संगीत में सफलता नहीं मिलती है। संगीत की साधना करनी पड़ती है। जो संगीत की साधना मैंने की है बचपन में, 4 साल से लेकर के आज 35 साल उम्र मेरी होने जा रही है, 30-31 साल मैंने संगीत की साधना की है। और संगीत की साधना ऐसे नहीं होती है। शास्त्रीय संगीत संगीत का जड़ है। अगर आप बेसिक की बात करें तो बिना शास्त्रीय संगीत किए हुए संगीत की कोई विधा नहीं की जा सकती, चाहे वो गायन हो, वादन हो या नृत्य हो। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि संगीत के बेसिक्स को सीखना जरूरी है, तभी हम लोग संगीत में आगे बढ़ सकते हैं। और यंग जनरेशन के लिए मेरा ये संदेश है कि आप सबसे पहले संगीत को सीरियसली लें, संगीत की साधना करें, संगीत की पूजा करें, तभी आपको संगीत सफल बनाएगी। मैं चाहूँगा अपने दर्शकों को कि आप जो सच में एक क्षमा बांधते हैं, जब आपकी आवाज़ माइक पे आती है, तो वो गाना कोई भी आप एक गुनगुना। मैं सुनाता हूँ एक सूफी अंदाज में ही। ऊपर खुदा आसमानी नीचे जहां सब है मगर है तुझे ढूंढे ये नजर, तू आया ना आई खबर साथिया बेलिया कच्चे धागे सच्चे प्यार के न तोड़ना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना। अब पंकज जी, आपने मतलब इतनी बारीकी से सूफी को आप मतलब कैसे, कितने दिनों में लगभग आपको ऐसा लगा कि आप इसमें स्लाइड हो सकते हैं, ऐसा कुछ? देखिए, संगीत की तो सबसे पहले सीखने की कोई उम्र की सीमा नहीं होती है। संगीत की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। लेकिन मेरा मानना है कि मैंने जो अपने ज़िंदगी में मैंने अनुभव किया है वो ये था कि मैंने शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया। शास्त्रीय संगीत में कम से कम जो 6th ईयर होता है प्रभाकर, वो कम से कम लोगों को करना पड़ता है। और सूफी संगीत एक अलग चीज़ है। सूफी संगीत तो है ही, लेकिन सूफी एक आध्यात्म से जुड़ा चीज़ है। सूफी दिल से गाई जाती है। सूफी का मतलब ये नहीं कि आप 4-5 तराने गाएं, कुछ ये वो बाल ऐसे वैसे करके। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कुछ दिखाते भी हैं सूफी सिंगर, लेकिन संगीत में अगर आध्यात्म जुड़ता है तो वो सूफी है। सूफी दैट मीन्स कि दिल से आध्यात्म को जोड़ते हुए अगर हम संगीत की साधना करते हैं तो वो सूफी संगीत है। तो मैंने ये सूफी करीब जब मैं 7-8 साल का था, उस समय से मैंने संगीत की साधना शुरू की। बच्चे में तो मैं गाता था ऐसे ही भजन, लेकिन 7-8 साल से मैंने संगीत की साधना की। और करते करते जब मैं ओरिजिनलिटी में 18-20 साल का हुआ, तब मुझे ज्ञान ये प्राप्त हुआ कि नहीं, सूफी संगीत एक अलग विधा है। अगर उसको किया जाए तो आदमी दिल से भी शांत हो जाता है, मन से भी शांत हो जाता है, और सारे सामाजिक जितनी भी परिस्थितियां हैं उससे भी आदमी अनुकूल होकर के संगीत की साधना कर सकता है। तो मैंने 20 साल की उम्र से सूफी में अपना कदम रखा। और अभी तो मैं अपनी बड़ाई खुद नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे सुने और मुझे सुने और मेरे गाने को सुनकर मुझे प्यार आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और सूफी संगीत खास करके मैंने इसलिए चुना कि मेरे पिताजी, उनकी भी इच्छा थी कि मेरा बेटा गाए। तो सूफी के बहुत ही महान सिंगर नुसरत फतेह अली खान साहब, उनकी तरह गाए। तो मैं उनके सपने को पूरी करने के लिए सूफी संगीत में आया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि जब आप बिहार से यहाँ पे आए, तो किस किस लेवल पे आपको स्ट्रगल करना पड़ा? मैं 2017 में बिहार में आया था। सबसे पहले तो स्ट्रगल की कहानी ऐसी है, जहाँ तक कि मुझे पता है कि आपने भी मेरी स्ट्रगल को देखा था। और मैं 2017 में जब यहाँ मुंबई आया तो मुझे ये लगा कि मैं जा रहा हूँ तो वहाँ कुछ ना कुछ करके मैं कर लूँगा, कॉन्फिडेंट था। लेकिन जब मुंबई आया तो आने के बाद पता चला कि अरे, अभी तो मैं संगीत की पोखर में था, ये तो संगीत का समंदर है। संगीत के समंदर में आने के बाद मुझे अपनी औकात पता चली कि मैं कितने पानी में हूँ। बुरा नहीं मानिएगा सभी लोग मेरी बात को। मैं जो भी बोलता हूँ सच बोलता हूँ, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए।
जो लोग ये सोचते हैं कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, तो उन्हें मुंबई की इंडस्ट्रीज में आकर के देखना चाहिए कि वो कितने पानी में है। तो मैं जब आया तो मुझे लगा कि मैं कर लूंगा, लेकिन जब मैं आया तो मुझे लगा नहीं, ये काफी नहीं है, मुझे और मेहनत राकेश करनी भैया सॉरी, आप आजकल तो ऐसा हो रहा है ना कि खेतों खलिहानों में कुछ लोग गा के और वायरल हो जाते हैं और फिर उनके शोज का जो रेट है सुनने में आता है कि इतना लाख हो गया ऐसे, मतलब ये कैसे फिर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस संदर्भ में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा। देखिए, जैसे मैं किसी सिंगर्स के ऊपर नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे गाने इस समय वायरल हुए जिसकी जिसकी कोई मतलब अहमियत मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि उसमें संगीत है ही नहीं। बस वो ऐसे ही खेतों खलिहान में कोई गा रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, वो उठा वीडियो सोशल मीडिया पे आया और वायरल हो गया। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि टैलेंट वो तो कंपलसरी है, टैलेंट के साथ साथ आपका भाग्य भी बहुत इसमें जो है साथ निभाता है। अगर आपका भाग्य और टैलेंट दोनों साथ है तभी तो आप वायरल हुए। और देखिए, इस तरह के जो सिंगर्स हैं जो जल्दी से आते हैं, वायरल हो जाते हैं, मैंने बोला ना कि तूफान जितनी जल्दी आता है उतनी ही जल्दी ये चला भी जाता है। तो इस तरह के सिंगर्स को मैं तूफान ही समझता हूँ। और भाग्य का साथ है तो कुछ भी हो सकता है। जो आदमी सड़क पे कुछ भी बेच रहा है वो वायरल हो जा रहा है, जो आदमी नाली में गिर जा रहा है वो वायरल हो जा रहा है, जो आदमी दारू पी कर कुछ भी कर रहा है वो वायरल हो जाए। तो ये तो मतलब नहीं है। संगीत का मतलब साधना है। साधना के साथ जो मेहनत करके संगीत के साथ यहाँ आएगा वही आगे सफल हो पाएगा, मेरा ये मानना है। अच्छा, नए जो दर्शक ऐसे हैं जो म्यूजिक में कैरियर बनाना चाहते हैं, वो आके स्ट्रगल करना चाहते हैं, बिहार से भी बहुत सारे लोग आते हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए मेरा यही संदेश है कि जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको आकर के मुंबई इंडस्ट्री में ये देखना चाहिए कि आपकी लेवल किस लेवल की है। संगीत की जो लेवल है उस लेवल को पहले परखना चाहिए। आप अपने जिला के बादशाह होंगे, मास्टर होंगे, बहुत बेहतर होंगे, लेकिन अगर आपकी अपनी टेस्टिंग चाहिए तो आप मुंबई में आकर के यहाँ के इंडस्ट्रीज के सिंगर्स के साथ अपनी कंपेरिजन करें, तो आपको लगेगा कि मैं कितना आगे जा सकता हूँ। मैं अपनी स्ट्रगल की लाइन की मैं अपने जब मैं स्ट्रगल टाइम में मुंबई में था, मैं बताना चाहता हूँ, मैं जब आया तो मुझे लगा ना ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बहुत जगह मैं गया भी सब जगह, लेकिन कहीं से मुझे रिस्पांस नहीं मिला। मैं बताना चाहूँगा कि मैं जब स्ट्रगल की टाइम पे था तो मैंने मुंबई के जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, मुंबई के बियर बार्स होते हैं, मैंने वहाँ गाना शुरू किया। मैंने वहाँ से गा करके और आज धीरे 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 स्ट्रगल कर करके आज आप लोगों के बीच एक अच्छे स्टेब्लिश्ड जगह पे हूँ। तो क्या होता है कि गाना कहीं खराब नहीं होता है, माहौल होना चाहिए। लोग कहते हैं बियर बार में ये होता है वो होता है, लेकिन मैंने उस समय बियर बार में भी गा करके अपने आप को स्टेबल करते 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 आज यहाँ तक हूँ। तो स्ट्रगल बहुत बड़ी चीज़ है। मुंबई में स्ट्रगल, मुंबई में अगर रोटी कपड़ा मकान मिल जाए तो समझिए सब कुछ मिल गया। तो मुझे स्टार्टिंग के 10 दिन कुछ नहीं मिले थे, लेकिन 10 दिन के बाद 11वां दिन मुझे लगा कि अब मुझे रोटी मिल सकता है, मुझे कपड़ा मिल सकता है, अब मुझे मकान मिल गया, तो लगा कि अब मैं यहाँ पे स्ट्रगल कर सकता हूँ। बिहार में अभी तक देखा जाए तो मतलब बहुत ज़्यादा शोज आप वहाँ पे करते हैं, बिहार से रिलेट हैं इसलिए वहाँ पे आप जाके शोज करते हैं। उसका जो एक्सपीरियंस है वो क्या है आपका, और अभी जो मुंबई में चल रहा है आपका क्या चल रहा है? देखिए, बिहार के जो शोज़ हैं, चूँकि वो तो हमारी मातृभूमि है और मेरा घर है, तो वहाँ के तो दर्शक मुझे चाहते ही हैं। और धीरे-धीरे अब जो समय है कि अब मुंबई में अब शिफ्ट कर चुका हूँ, तो मुंबई में भी हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ चुकी है, तो मैं यहाँ भी शोज़ करता हूँ। और बिहार से जब स्पेशल डिमांड आते हैं, तो मुझे बिहार जाना भी पड़ता है। इनफैक्ट मैं ये कहूँ कि महीने में 3-4 शो मुझे बिहार के करने पड़ते हैं। और मुंबई में हूँ, तो यहाँ भी हम अपनी रिकॉर्डिंग है, ये पूरा सेटअप आप देख रहे हैं, मैं यहाँ अपना होम स्टूडियो मैंने क्रिएट किया हुआ है। मैं अपने म्यूज़िक यहीं कंपोज करता हूँ, मैं अपने म्यूज़िक यहीं डायरेक्ट करता हूँ और अपने सॉन्ग्स जो है रिकॉर्ड भी मैं यहीं करता हूँ। तो मुंबई में भी शोज़ करना पड़ता है, बिहार में भी शोज़ करना पड़ता है। और शोज़ क्या, कहीं भी अगर मुझे इवेंट्स का कार्यक्रम मिलता है तो ऑल ओवर इंडिया ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में जा कर के मैं इवेंट्स करता हूँ। और आप लोग के प्यार आशीर्वाद से मुझे हर जगह सफलता मिलती है। अभी कुल मिला के अगर देखा जाए तो भोजपुरी की जो स्थिति है, क्योंकि आप बिहार से रिलेट करते हैं और आप मुंबई में स्ट्रगल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो भोजपुरी के जो गाने बनाए जा रहे हैं, जो लोग गांव में सुने जाते हैं, वहाँ पे जो जिस तरीके की स्थिति बनी है एक भोजपुरी की, सामाजिक कुप्रभाव जो देखा जा रहा है अश्लीलता को लेकर के, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे और उसमें किस तरह की बदलाव की जरूरत है? सबसे पहले तो मैं भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ को सलाम करता हूँ। और सलाम इसलिए करता हूँ कि रियली में भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन इसके पीछे जो निगेटिविटी है मैं वो भी बताना चाहता हूँ।
एक समय था जब भोजपुरी इंडस्ट्रीज में हमारे भरत व्यास जी, उन्होंने ऐसे ऐसे गाने गाए, और बहुत सारे सिंगर्स हैं, मैं सभी सिंगर्स के नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जैसे भिखारी ठाकुर जी, जिन्होंने ऐसे ऐसे गाने गाए कि जो मैं कह नहीं सकता हूँ। भोजपुरी इंडस्ट्री के रस जो है वो टपकता था संगीत से। लोग अपने माँ बहन के साथ बैठ के, परिवार के साथ बैठ के उन गीतों को सुना करते थे, उन फिल्मों को देखा करते थे। लेकिन आज की डेट में मैं चैलेंज करता हूँ, 90%, 95% लोग, जितने भी भोजपुरी गाने आते हैं, जितने भी भोजपुरी ये आते हैं, वो अपने माँ बहन, अपने परिवार के साथ बैठ के नहीं देखते होंगे। अश्लीलता इस हद तक मतलब बढ़ चुकी है, जो कि क्या कहें। लेकिन इसको सफलता का मापदंड लोग मानने लगा है, ऐसा कैसे? देखिए, इसके पीछे भी दो रीजन है। सफलता का मापदंड मानने के लिए दो रीजन। एक तो सबसे पहला होता है मैन्युफैक्चरर, जो कि अश्लील गीत बनाते हैं, और एक होता है लिसनर, जो कि अश्लील गीत सुनते हैं। ठीक है, अब मोबाइल में बहुत सारी चीज इंटरनेट पे आती हैं, भारत सरकार ने उन सभी चीजों को बैन भी कर दिया है, फिर भी सुनने वाले लोग वीपीएन लगा करके, और वीपीएन में यूएस का जो टावर है वो लगा करके उन सभी चीजों को देखते हैं। मैं उसकी बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें होती है, लोग देखते हैं, अकेले में देखते हैं, रात को 12 बजे के बाद देखते हैं। तो हम मैन्युफैक्चरर को इसमें दोष नहीं देना चाहते हैं। अगर लिसनर चाह ले, अगर हमारी श्रोता चाह ले, तो भोजपुरी इंडस्ट्रीज में एक भी अश्लील गाना नहीं आएगा। आज की डेट में अगर कोई अश्लील गाना आता है और हम लोग उसे सुनते हैं, पता चला 1 मिलियन व्यू, अब वो 1 मिलियन व्यू जो आ जाता है, उससे जो मैन्युफैक्चरर है उसको कमाई होती है और उसका मन बढ़ जाता है। अरे मैंने इतना गंदा गाना बनाया और मुझे 1 मिलियन व्यू बना, तो और गंदा बनाओ, अब मुझे 10 मिलियन व्यू मिलेगा। तो इस तरह की जो है सोच हम लिसनर जो है। कि आपके हिसाब से मतलब जो मैन्युफैक्चरर यानी जो क्रिएटर हैं, उनका दोष नहीं है, जो लिसनर है उनका दोष है? इसके दो पहलू हैं, इसके दो पहलू। ये मेरी थिंकिंग है, ये मेरी सोच है। सबसे पहले जो हमारे सुनने वाले हैं, हमारे देखने वाले श्रोता हैं, उन्हें बॉयकॉट करना है इन सभी गीतों को। और मेरा ये मतलब मेरा मानना है, और मैं एक डिमांड करता हूँ हमारी सरकार से, हमारी भारतीय जनता पार्टी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से, कि आप एक पार्लियामेंट में कुछ ऐसा रूल्स पारित करें, और हमारे जो बिहार के जो मंत्री हैं, जिन्होंने संगीत में बहुत सारा काम किया, मैं उन मंत्रियों से भी ये कहना चाहूँगा कि एक बिल पास कराया जाए कि अगर इस तरह का कुछ भी अगर अश्लील गीत आता है तो उसके प्रति जो है सो मतलब हाँ, उसको बैन कर दिया जाए, या यूट्यूब को एक निर्देश दिया जाए कि इस तरह के गाने के कंटेंट जो है सीधे यूट्यूब से रिमूव कर दिया जाए। तो कितना भी लोग खोजेंगे, मिलेगा नहीं, तो जब इसका मार्केट डाउन जाएगा तो ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाएगी। ये सही बात आपने कही। हाँ, अब अंत में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि नेक्स्ट टाइम जो बिहार का जो शोज है वो कब है आपका? मैं बिहार के अभी शोज में दुर्गा पूजा में करने जा रहा हूँ। उससे पहले हो सकता है तो विश्वकर्मा पूजा में 17 तारीख को एक कार्यक्रम में मैं समस्तीपुर लोको सेड में करने जा सकता हूँ। अभी वो फाइनल नहीं हुआ है, और मुझे लगता है कि अगर वो फाइनल नहीं होता है तो मैं सीधा इंद्र पूजा में जा सकता हूँ, और दुर्गा पूजा में पूरे बिहार का टूर करूँगा। दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ, ये तीनों का जो पूरा आयोजन है मैं बिहार में करूँगा, और उसके बाद फिर मैं मुंबई आऊँगा। अंत में हमारे दर्शकों को आप क्या बताना चाहेंगे? मैं यही बताना चाहूँगा कि हमारे जितने भी श्रोता हैं, आप सभी लोग संगीत को परखें। जो सच में संगीत जहाँ है उसको सुने, और संगीत गाने वाले जितने भी हमारे गायक कलाकार हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जितने कलाकार सीख करके, संगीत सीख करके आ रहे हैं और गा रहे हैं, उनको सुने, उनको सपोर्ट करें। दूसरी चीज़, जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के डेट में भोजपुरी इंडस्ट्री में जो 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 1,50,000 या 15 लाख, 20 लाख डिमांड करते हैं कि मुझे इतना चाहिए तो मैं गाऊंगा, मैं उन सभी सिंगर्स को एक चैलेंज देना चाहता हूँ, और वो चैलेंज मेरा ये है कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज के वो कलाकार जो आज 2 लाख, 5 लाख डिमांड करते हैं, वो 9 बजे रात से लेकर के सुबह 4 बजे तक प्रोग्राम लोग करते हैं ना, 9 बजे रात से लेकर सुबह 4 बजे तक बिना किसी डांसर के, ठीक है, और बिना इधर उधर की बातें किए बिना, संगीत की अगर गायकी से अगर उन सभी श्रोता को रोक लें, तो मैं समझूंगा कि भोजपुरी का वो असली लाल है। बाकी फिर ऐसे सिंगर्स जो नाच नौटंकी करके, जो इधर उधर की बातें करके, संगीत से और इवेंट्स करके पैसा लोगों का ठगते हैं, मैं उन्हें कलाकार नहीं मानता हूँ। बुरा नहीं मानिएगा, मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन संगीत, असली संगीत वही, उसी को मैं संगीतकार समझता हूँ, असली गायक उसी को समझता हूँ जो रात 9 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक अपनी गायकी से लोगों को रोक ले,
उस भोजपुरी स्टार को, उस भोजपुरी कलाकार को असली भोजपुरी का लाल समझता हूँ। बाकी उसके अलावा मैं किसी को कुछ नहीं समझता। धन्यवाद। तो धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। ये सही बात है कि कोई भी कलाकार अगर बिना कुछ इधर उधर की बात किए हुए स्टेज पे अगर जो 10 बजे रात से एक शो का टाइमिंग होता है 4 बजे सुबह तक का, उसमें अगर उसमें कोई डांसर को इन्वॉल्व न किया जाए तो सही बात है कि दर्शक वहाँ से हट जाते हैं, जो सच्चाई है। इनके कहने का मतलब भी सही है कि कलाकारी तो वही है जब उस कलाकार की जो कलाकारी है दर्शकों के दिलों पे छाए और वो रुका रहे। तब तक के लिए इतना ही। आज की इस एपिसोड में हमारे साथ थे पंकज कर्ण। अगले एपिसोड में हम फिर किसी और के साथ होंगे। तब तक आप देखते रहें टीडी न्यूज़ बिहार। नमस्कार, मैं हूं पारितोष कुमार। न कोई शोर, न आगे बढ़ने की होर, मौलिकता के साथ सिर्फ सच्ची और बड़ी खबर टीडी न्यूज़ पर। तो देखते रहें और सब्सक्राइब जरूर करें टीडी न्यूज़ बिहार। नमस्कार।